जब मैं स्कीइंग करने गया था, एक बिगिनर लड़की चिल्लाते हुए आई और मुझसे टकरा गई, फिर सीधा मेरी बाहों में आ गिरी। बाद में वही लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन गई। मैं हमेशा सोचता था कि ये सब डेस्टिनी थी, जैसे किस्मत ने हमें मिलाया हो। लेकिन एक दिन गलती से मुझे उसके ड्रॉअर में एक सर्टिफिकेट मिला, जिसमें लिखा था कि वो स्कीइंग चैंपियन रह चुकी है। मैं अभी अभी हाई स्लोप से स्की करके नीचे आया था। मेरा कूल फिनिशिंग पोज भी कंप्लीट नहीं हुआ था, तभी अचानक मुझे एक जोर की चीख सुनाई दी। एक बिगिनर लड़की बहुत पैनिक में थी। वो नीचे आते हुए हाथ हिला हिलाकर सबको साइड होने के लिए कह रही थी। उसके स्की पोल्स तक उड़ गए थे। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया और वो सीधा मुझसे टकरा गई और मुझे जोर से हक कर लिया। हम दोनों स्नो पर 2 बार रोल होते हुए जाकर रुके। पूरे स्की एरिया के लोग हमें देखने लगे। मैं एम्बैरेसमेंट में जल्दी से खड़ा हुआ, अपने कपड़ों से स्नो हटाया, फिर देखा वो लड़की भी उठने की कोशिश कर रही थी। मैं झुककर उसकी हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया और अपने स्की गॉगल्स उतार दिए। मेरा हाथ अपने सामने देखकर वो थोड़ी देर के लिए रुक गई। फिर उसकी नजर मेरे हाथ से होते हुए ऊपर आई और उसका छोटा सा फेस मेरी तरफ मुड़ गया। मुझे नहीं पता ये एक्सरसाइज की वजह से था या नर्वसनेस की वजह से, लेकिन उसकी सांसें थोड़ी फास्ट चल रही थी। उसकी आंखें एक डरे हुए छोटे डियर की तरह मॉइस्ट थी, जो शर्माते हुए मुझे देख रही थी। उसकी वाइट और डेलिकेट स्किन एक पोर्सिलेन डॉल जैसी थी, जिसके सामने पास की स्नो भी फेड लग रही थी। उसने अपनी रेड हुई नाक हल्का सा स्निफ की और बेचारी सी आवाज में सॉरी बोला। सॉरी, मैंने आपको टक्कर मार दी ना। भले ही उसकी आवाज नर्वस थी, लेकिन फिर भी बहुत स्वीट लग रही थी। मुझे लगा जैसे उसकी ब्यूटी ने मुझे क्रिटिकल हिट मार दिया हो। मेरा ब्रेन 2 सेकंड के लिए काम करना बंद कर गया। अ, मैं ठीक हूं। तुम ठीक हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे सामने खड़ी हो गई। फिर दोबारा अपनी सॉफ्ट नजरों से मुझे देखा। उस मोमेंट में मुझे लगा जैसे मेरा दिल एक बीट स्किप कर गया। ऐसा फील हुआ जैसे अचानक लव एरो लग गया हो। उसने अपने सर को पकड़ा। मुझे लग रहा है थोड़ा चक्कर आ रहा है। उसकी लास्ट लाइन कंप्लीट होने से पहले ही वो सीधा मेरी बाहों में गिर गई। गया काम से। कहीं मैंने इसकी नेक बोन तो नहीं तोड़ दी? मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बार बार चक्कर लगा रहा था। उसके फैमिली मेंबर्स को डॉक्टर से बात करते देख रहा था। मेरा दिल बहुत पैनिक में था। भले ही मैंने उसको टक्कर नहीं मारी थी, लेकिन मैं स्की एरिया में सुपरवाइजर का काम कर रहा था। अगर कस्टमर हर्ट होता तो मैं भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता था। जब तक डॉक्टर ने यह नहीं बोला कि कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तब जाकर मैंने चैन की सांस ली। तुम हो? हेलो आंटी, मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूं। मेरा सरनेम जैंग है। आज स्कीइंग के टाइम। अच्छा, तुम प्रोफेसर लियो आनयू के रिसर्च स्टूडेंट हो ना? आंटी, आपको कैसे पता? जैंग, अच्छा हुआ तुम थे। तुम तिजवान के साथ थे। हमारी फैमिली तुम्हारी बहुत थैंकफुल है। देखो तो कितना अच्छा लड़का है, लुक्स भी कितने डिसेंट है। तुम टेंशन मत लो, आंटी डेफिनेटली अप्रूव करती है। क्या? आंटी, आप क्या बोल रही हैं? ठीक है, तुम भी ज्यादा मत सोचो। तुम यहीं रुककर तिजवान का ख्याल रखो। मैंने पलटकर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई तिजवान को देखा। वो अभी भी होश में नहीं थी। उसकी आईलैशेस नीचे झुकी हुई थी, लंबी और थिक, बिल्कुल एक डॉल की तरह। अगर इतनी ब्यूटीफुल लड़की हमारी यूनिवर्सिटी में होती तो कम से कम कैंपस गॉडेस लेवल की होती। सच कहूं तो मुझे भी वहां से जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैं यहां रुककर इसका ख्याल रखूं, ये थोड़ा अजीब नहीं होगा? और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। आंटी, मुझे स्की एरिया वापस जाना है, नहीं तो लेट हो जाएगा और गाड़ी नहीं मिलेगी। स्की एरिया का एनवायरनमेंट बहुत खराब है। वैसे भी रिसेंटली हमारे पास एक अपार्टमेंट खाली पड़ा है, आगे से तुम वहीं रह लेना। ये पासवर्ड है। ये सही नहीं होगा आंटी, और ट्रैवलिंग भी इनकन्वीनियंट होगी। ओह हाँ, ये भी सही है। तो तुम्हें एक कार भी दे देते हैं। शाओजेंग, तुम्हें ड्राइविंग आती है? हाँ, आती तो है, लेकिन तो ये कार तुम चला लेना। ये तो पोर्शे है। हे भगवान, अब समझ आया, जिसने मुझे टक्कर मारी थी वो कोई गॉडेस नहीं, बल्कि वेल्थ की गॉडेस थी। आंटी, क्या आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? कैसी मिसअंडरस्टैंडिंग? मैं बस चाहती हूं तुम तिजवान के साथ अच्छा बिहेव करो, उसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करो। तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, वो उठने के बाद पक्का तुम्हें देखना चाहेगी। बॉयफ्रेंड क्या? नहीं नहीं, मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूं। बेटा, ऐसी बात मत बोलो। छोटी सी बात पर ब्रेकअप की बात कैसे कर सकते हो? गुड बॉय, तुम दोनों प्रॉपरली रिलेशनशिप में रहो, बिल्कुल ब्रेकअप नहीं करना, समझे? मेरे पास 100 मुंह होते तब भी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सच कहूं तो मैं भी चाहता था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड होता, लेकिन उस लेवल की ब्यूटीफुल लड़की, ऊपर से इतनी रिच फैमिली, जो कैजुअली कार और हाउस गिफ्ट कर दे, क्या वो सच में मुझे पसंद करेगी?
मैं अभी भी एक्सप्लेन करने वाला था, तभी हॉस्पिटल बेड से एक हल्की सी आवाज आई। हू तजुअन ने धीरे धीरे आंखें खोली। वो उठ गई थी। उसकी मम्मी जल्दी से उसके पास गईं और उसे सपोर्ट किया। कुछ सवाल जवाब के बाद हू तजुअन धीरे धीरे नॉर्मल हुई। उसकी नजरें पूरे हॉस्पिटल रूम में घूमी और फाइनली मुझ पर रुक गई। उसकी आंखें 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गईं। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम्हें याद नहीं? मेरा बॉयफ्रेंड? हाँ, तुम्हारे ग्रैंडपा ने कहा था। शाओजांग, प्रोफेसर लियू का स्टूडेंट, वही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तुम्हारे ग्रैंडपा वैसे भी डीन है, वो तुम्हारी गॉसिप सुनने थोड़ी जाएंगे। तुम्हारे ग्रैंडपा के पास तुम्हारी गॉसिप सुनने का टाइम नहीं है। उन्होंने खुद तुम्हें और शाओजांग को साथ देखा था, तभी मुझसे पूछने आए। शाओजांग? उसने कंफ्यूजन में आईब्रोज रेस किए। फिर उसकी आंखें एक बार घूमी, जैसे उसे अचानक कुछ समझ आ गया हो। मुझे लगा वो डेफिनेटली कुछ बोलेगी ताकि ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, राइट? मुझे कुछ याद नहीं है, शायद मेरी मेमोरी चली गई है। मेमोरी लॉस? क्या तुम बस लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश नहीं हुई थी? ये मेमोरी लॉस कैसे हो गया? शायद गिरते वक्त मेरे सिर पर चोट लग गई होगी। कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद सब याद आ जाएगा। बस मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि मेरी बेटी की चॉइस इतनी अच्छी होगी। उसने चुपके से अपनी नजर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसका शर्मीला और प्यार भरा एक्सप्रेशन देखकर मैं अपनी नजर हटा ही नहीं पा रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया था। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे अचानक स्प्रिंग सीजन आ गया हो। बाहर की सारी बर्फ भी शायद पिघल गई होगी, वरना इस मोमेंट पर मेरे दिल में इतने सारे फूल एक साथ कैसे खिल सकते थे। ठीक है, थोड़ी देर बाद डॉक्टर से दोबारा चेक करवा लेंगे। कंपनी में कुछ काम है, मम्मी को पहले जाना होगा। आंटी वू यहीं रुककर तुम्हारा ध्यान रखेंगी। शाओजांग, प्लीज तुम तजुअन के साथ रुक जाना, अभी यूनिवर्सिटी वापस मत जाना। घर और कार तुम बिना टेंशन के यूज कर सकते हो। हम सब एक फैमिली ही तो हैं। ज्यादा फॉर्मल मत होना, वरना आंटी गुस्सा हो जाएंगी। उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करने का एक मौका भी नहीं दिया। हू तजुअन को मेरे हवाले करके वो सीधा चली गई। मैं ऑकवर्ड होकर उन्हें जाते हुए देखता रहा। जब मैंने वापस मुड़कर देखा तो हू तजुअन मुझे ही देख रही थी। मुझे देखते ही वो जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगी, लेकिन उसके होठों पर वो स्माइल छुप नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में शर्म भी थी और प्यार भी। मेरी हार्टबीट लगभग सीने से बाहर आने वाली थी। उसके बेड के पास बैठकर मेरी सांसें तक कंट्रोल में नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलूं। तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड हो? उसकी उंगलियां नर्वस होकर बेडशीट को पकड़ रही थी। उसकी आंखों में टेंशन भी थी और थोड़ी सी उम्मीद भी। वो बहुत केयरफुली मेरी तरफ देख रही थी। उस वक्त मुझे अचानक यकीन हो गया कि किसी को पसंद करना सच में बस एक पल की बात होती है। क्लियरली ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का परफेक्ट चांस था। लेकिन जब मुझे होश आया, तब तक पता नहीं कैसे मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मुझे एक्सेप्ट करते देखकर वो बहुत खुश हो गई। उसकी स्माइल और भी ज्यादा ब्यूटीफुल और दिल छू लेने वाली हो गई। वैसे एक बात, तुम्हारा वीचैट कौन सा है? मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? क्या तुम मुझसे गुस्सा होकर मुझे डिलीट कर चुके हो? उसने अपना सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी नजर देखकर मैं भी अंदर से पैनिक होने लगा। सॉरी, मैं ही बहुत इमेच्योर थी। मेरे पास तुम्हारे जैसा इतना अच्छा बॉयफ्रेंड था, फिर भी मैंने उसकी वैल्यू नहीं समझी। हम दोबारा ऐड कर लेते हैं ना, प्लीज? ये सुनकर मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने अंदर ही अंदर खुद को डांटा कि मैं सच में कैसा इंसान हूं। स्पेशली उस रात जब मैंने उस लग्जरी अपार्टमेंट को देखा जहां से अमेजिंग रिवर व्यू दिख रहा था और साथ में वो स्टाइलिश स्पोर्ट्स कार। मैं बस सोचता ही रह गया। समझ नहीं आ रहा था, सच में कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर सिर्फ एक रात में मैं सुपर कार चलाने वाला और लग्जरी हाउस में रहने वाला इंसान कैसे बन गया? ये फीलिंग ऐसी थी जैसे मैं अचानक अपनी लाइफ के पीक पर पहुंच गया हूं और एक रिच ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड को घर लेने वाला हूं। तजुअन का ध्यान रखने के बाद जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मैं वापस स्की रिजॉर्ट में काम करने चला गया। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद से मैंने घर से एक भी पैसा नहीं लिया था। मेरे मम्मी पापा जल्दी गुजर गए थे। मेरे दादा ने बहुत मुश्किल से मुझे अकेले बड़ा किया था। घर की हालत इतनी खराब थी कि मेरे फर्स्ट ईयर की फीस भी दादा ने गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाकर लोगों से मदद मांगकर जमा की थी। मैं एक तरफ जान लगाकर पढ़ाई करता था और दूसरी तरफ पार्ट टाइम काम करता था। स्कॉलरशिप और पार्ट टाइम इनकम के सहारे मैंने इतने सालों की फीस और खर्चा निकाला था। हालांकि मुझे पैसे की बहुत जरूरत थी, लेकिन स्की रिजॉर्ट एक एक्सेप्शन था। मैं कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था। यहाँ पार्ट टाइम काम करके बहुत कम पैसा मिलता था। मैंने ये काम सिर्फ इसलिए लिया था क्योंकि मुझे फ्री में स्कीइंग करने मिलती थी। ये मेरी बोरिंग लाइफ का इकलौता शौक था। ऊंचाई से फुल स्पीड में नीचे आना, वो स्पीड और ठंड मुझे होश में भी रखती थी और पागल भी कर देती थी। ये मुझे मेरी हैवी रियलिटी से थोड़ी देर के लिए एस्केप करने का मौका देती थी।
मैं सब कुछ भूल जाता था। घर की गरीबी, दादा की बीमारी, वो सीनियर्स और प्रोफेसर्स जो मुझे परेशान करते थे, सब कुछ गायब हो जाता था। मैं एक फ्री इंसान था, जैसे आसमान और जमीन के बीच उड़ता हुआ एक आजाद स्नोफ्लेक। बर्फ उड़ रही थी, ठंडी हवा मुझे घेर रही थी। अचानक मेरे दिमाग में उस दिन की इमेज आ गई जब हूतू जुआन पैनिक में सीधा मेरी तरफ आ रही थी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। कभी कभी प्यार ऐसे ही आ जाता है, बिना किसी को कुछ कहने का मौका दिए। हमारे फैमिली बैकग्राउंड का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, इसलिए हूतू जुआन के सामने मैं खुद को इंफीरियर फील करने लगता था। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मुझे अपने पूरी तरह डूबने से पहले सही वक्त पर रुक जाना चाहिए था। उसका डिस्चार्ज होने तक ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने जैसा था। मुझे उसके साथ और ज्यादा कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए था, और उससे झूठ बोलना तो बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, वरना मैं सिर्फ खुद को और उसे हर्ट करूंगा। फिनिश पॉइंट पर पहुंचकर मैंने गहरी सांस ली और अपनी स्की बोर्ड उतार दिए। अरे जल्दी जल्दी, तुम्हारा स्टूडेंट बिगिनर ट्रैक पर वेट कर रहा है। मेरा कोई स्टूडेंट कब से हो गया? अभी से हो गया। अभी किसी ने डजन्स ऑफ आवर्स की क्लासेस खरीदी हैं और स्पेसिफिकली तुम्हें ही टीचर चूज किया है। टेंशन मत लो, फीस में तुम्हें हाईएस्ट कमीशन दूंगा। ये बोलकर उसने मुझे वापस स्की एरिया भेज दिया। मैं कंफ्यूज होकर बाहर आया। मेरी नजर चारों तरफ घूमी और अचानक एक जगह रुक गई। मैंने देखा एक लड़की स्की सूट पहने हुए स्की बोर्ड पर खड़ी मुझे आंख मार रही थी। वो हूतू जुआन थी। शोर से भरा हुआ स्की रिजॉर्ट जैसे अचानक ब्लर हो गया। सिर्फ उसकी फ्रेश और एनर्जेटिक प्रेजेंस ही दिख रही थी। जैंग, तुम स्कीइंग में इतने अच्छे हो, मुझे सिखाओगे? तुम्हारी हालत ऐसी हो गई थी, फिर भी तुम सीखना चाहती हो? मेरा सर बिल्कुल ठीक है, मैं बस लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश हुई थी, और इस बार मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूं। उसने 2 चॉकलेट बार्स निकाले और नॉटी तरीके से मेरे सामने हिलाए। उसकी क्यूटनेस देखकर मैं हंसी नहीं रोक पाया। वो बहुत स्मार्ट थी। मैंने बस कुछ बार उसे सपोर्ट करके स्कीइंग करवाई और उसने बेसिक मूवमेंट समझ लिए। मैं उसके पीछे पीछे रहकर उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। उसे देखो, उसकी फ्लेक्सिबल फिगर व्हाइट फॉग के बीच से स्मूथली निकल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई फेरी अपने विंग्स छुपा रही हो। क्लियरली वो मुझसे कुछ साल बड़ी थी, लेकिन फिर भी एक छोटी बच्ची की तरह नॉटी और प्लेफुल थी। थक जाने पर तो क्यूट तरीके से नखरे भी करना जानती थी। टीचर जैंग, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो भी आदमी पास से गुजरता, कोई भी उसे मुड़कर देखे बिना नहीं रह पाता, लेकिन उसकी नजर कभी भी मुझसे नहीं हटी। पूरे स्की रिजॉर्ट के कोचेस की जेलस नजरें लगभग मुझे मार ही डालने वाली थी। थोड़ी देर बाद मैं शॉप मैनेजर से तुम्हारी फीस रिटर्न करवा दूंगा। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मैं तुम्हारी मेहनत का फायदा नहीं उठा सकती। मैंने स्माइल करते हुए सर हिलाया और कुछ नहीं बोला। मैं मजाक नहीं कर रही हूं और ना ही तुम पर दया दिखा रही हूं। मेरी नजर में तुम सबसे स्ट्रांग इंसान हो। तुम्हें किसी की सिंपैथी की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जैसे टैलेंटेड इंसान को जिंदगी के कीचड़ में फंसा नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम खुलकर उड़ो, अपनी खुद की दुनिया बनाओ। मुझे यकीन है तुम जरूर एक दिन बहुत सक्सेसफुल इंसान बनोगे। मेरे दिल की कोई तार जैसे जोर से बज उठी। मेरी आंखों के कोने अचानक भरने लगे। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसका हाथ जोर से पकड़ लिया। ये वेकेशन बहुत जल्दी खत्म हो गया। हर दिन मैं एक सपने जैसी फीलिंग में जी रहा था। स्कूल वापस आने के बाद भी मेरा मन कहीं और ही था। मैं जानता था कि ये हैप्पीनेस मैंने चुराकर हासिल की है, इसलिए मैं हमेशा अंदर ही अंदर परेशान रहता था। मुझे डर था कि किसी दिन तूजुआन को सब याद आ जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि मैं उससे झूठ बोल रहा था। तब शायद वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मुझे ये भी डर था कि अगर किसी दिन उसका असली बॉयफ्रेंड सामने आ गया तो मैं क्या करूंगा। जितना ज्यादा मैं डर रहा था, उतना ही ज्यादा मैं उसमें डूबता जा रहा था। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस सच के बाहर आने से पहले स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं रिसर्च मटेरियल चेक कर रहा था, तभी मेरा रूममेट घबराकर अंदर आया। जल्दी देख, गूयूए ग्रुप की स्कॉलरशिप लिस्ट आ गई है। इसमें तेरा नाम क्यों नहीं है? मेरी एप्लीकेशन तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुकी थी, फिर लास्ट मोमेंट पर मेरा नाम कैसे हटा दिया गया? गूयूए ग्रुप का चेयरमैन हमारी डीन हु का बेटा था। ये स्कॉलरशिप स्पेशली ग्रुप की तरफ से हमारे इंस्टीट्यूट के लिए स्पॉन्सर की गई थी। इसके इवैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था कि स्टूडेंट फाइनेंशियली पुअर बैकग्राउंड का होना चाहिए। चाहे पॉवर्टी कंडीशन हो या एकेडमिक परफॉर्मेंस, मैं किसी भी एंगल से रिजेक्ट नहीं हो सकता था। मैंने जल्दी से फोन खोला और लिस्ट चेक की। रिसिपिएंट के नाम वाले कॉलम में मैंने एक फेमिलियर नाम देखा, जांग हाओ। मैं समझ गया, ये उसका काम था। मेरा सीनियर जो जानबूझकर मुझे टारगेट कर रहा था, जांग हाओ।
मैं और वो दोनों डीन के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे। मैं बाहर के कॉलेज से एग्जाम देकर आया था और वो इसी यूनिवर्सिटी का पुराना स्टूडेंट था। हम दोनों को एसोसिएट प्रोफेसर लियू अनयू गाइड कर रहे थे। जब मैं रिसर्च ग्रुप में नया आया था, प्रोफेसर लियू ने उसे मुझे गाइड करने के लिए कहा था। शुरू में वो मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसने मुझे बहुत सारा डेटा भी शेयर किया था। मैं सच में उसका बहुत थैंकफुल था। लेकिन एक सेमिनार के बाद सब कुछ अचानक बदल गया। उसका एटीट्यूड मेरे लिए एकदम गिर गया और वो हमेशा प्रोफेसर के सामने मेरी बुराई करने लगा। उसने सिर्फ मेरा सारा डेटा और एक्सपेरिमेंट प्रोसेस लेकर पहले पब्लिश ही नहीं किया, बल्कि मुझ पर कॉपी करने का इल्जाम भी लगा दिया। प्रोफेसर भी उसकी साइड लेने लगे। उन्हें लगा कि मेरी इंटेंशंस गलत हैं। धीरे धीरे उनका मेरे लिए बायस और बढ़ता गया और सबसे बुरी बात यह थी कि मेरा एक्सपेरिमेंट जो पहले स्मूथली चल रहा था, उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगी। मुझे मजबूरन रुककर प्रॉब्लम फाइंड करनी पड़ी। तब जाकर मुझे पता चला कि ज़ांग हाओ ने सीक्रेटली मेरा कैटलिस्ट चेंज कर दिया था। उसने मेरे एक्सपेरिमेंट में छेड़छाड़ की थी, जिस वजह से मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। मेरे आधे साल से ज्यादा की मेहनत लगभग बर्बाद हो गई। मेरा फैमिली बैकग्राउंड पुअर है, ये रिसर्च ग्रुप में सबको पता था। मैं हर महीने सिर्फ 700-800 युआन खर्च करता था। एक मीट डिश ऑर्डर करने से पहले सोचना पड़ता था। और वो हजारों के एजे शूज पहनता था। हजारों के गेमिंग डिवाइसेस बिना सोचे खरीद लेता था। उसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो बस मुझे टारगेट कर रहा था। मुझे स्ट्रगल करते देखकर ही उसे सेटिस्फेक्शन मिलता था। लेकिन जो चीज उसने मुझसे छीनी थी, वो मेरी ट्यूशन फीस थी। एक कोने में फंसे हुए जानवर की तरह मेरे दिमाग की वो नर्व जो इतने टाइम से प्रेशर में थी, अचानक टूट गई। मैं डॉम से बाहर भाग गया। मुझे बस अपना जस्टिस चाहिए था। इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के सामने ज़ांग हाओ किसी से आर्ग्यू कर रहा था। उसका चेहरा डार्क था। वो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि वो किसलिए आर्ग्यू कर रहा है, मेरा गुस्सा अचानक रुक गया। हु तू जुआन? तू जुआन उसे जानती है? वो दोनों किस बात पर लड़ रहे हैं? ज़ांग हाओ ने मुड़कर मुझे देखा। मेरे कुछ बोलने से पहले ही वो मेरे पास आया और मुझे पंच मार दिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ज़ांग हाओ, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बीच में मत आओ। मैं तुझे वार्निंग देता हूं। अब तू जुआन के पीछे मत पड़ना। मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहे। जो भी सवाल मैं पूछना चाहता था, सब मेरे सीने में ही अटक गए। इतना ज्यादा कि मुझे सांस लेना मुश्किल होने लगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वही इंसान होगा जिसकी जगह मैं इतने टाइम से ले रहा था। वो वही था। मेरा खून उबलने लगा। मेरा सीना तेज तेज उठने लगा। तू जुआन मेरे पास आकर देखना चाहती थी कि मैं ठीक हूं या नहीं, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो अचानक मेरे बिल्कुल पास आ गया और सिर्फ मुझे सुनाई देने वाली आवाज में बोला, हाँ, मैंने ही तुझे प्लेजरिज्म के लिए रिपोर्ट किया था। स्कॉलरशिप लिस्ट से तेरा नाम भी मैंने ही हटवाया था। पेपर, एक्सपेरिमेंट, स्कॉलरशिप, सब कुछ मैंने ही किया है। मैं तुझे कुचलना चाहूं तो तू क्या कर लेगा? तू कभी मेरा ओपोनेंट था ही नहीं। हूं तू जुआन को मुझसे छीनने का सपना भी मत देख। ये बोलकर उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और वापस मुड़कर हूं तू जुआन को लेकर जाने लगा। वो खुद को छुड़ाना चाहती थी, लेकिन ज़ांग हाओ ने जोर लगाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लेकर चला गया। मैं टूट चुका था और पूरी तरह से होपलेस हो गया था। एक सड़ी हुई पत्ती की तरह मैं पूरे 1 हफ्ते तक डॉर्मेट्री में पड़ा रहा। प्यार चला गया था। ट्यूशन फीस भी चली गई थी। एक्सपेरिमेंट और थीसिस भी लगभग बर्बाद हो चुके थे। सीनियर और प्रोफेसर हर तरफ से मुझे दबा रहे थे। मेरी जिंदगी पूरी तरह से अंधेरे गड्ढे में गिर गई थी। इसके बाद मैंने हू तू जुआन से कांटेक्ट करने की कोशिश की। बहुत देर सोचने के बाद एक सॉरी मैसेज भेजा, लेकिन जवाब में सिर्फ एक रेड एक्सक्लेमेशन मार्क मिला। उसने मुझे फ्रेंड लिस्ट से डिलीट कर दिया था। मैं दिन रात शराब पी के अपना दुख भुलाने लगा। उस धुंधली हालत में मुझे एहसास हुआ शायद मैं सच में सब कुछ खो चुका हूं। जैसे मैं किसी दलदल में फंस गया हूं। जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा डूबता जा रहा था। इससे अच्छा था कि सब कुछ छोड़ दूं और बस दिन गुजरने दूं। पता नहीं कितने दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक फोन की रिंगटोन ने मुझे जगाया। इन कुछ दिनों में मैंने फोन को हाथ भी नहीं लगाया था। सारी नोटिफिकेशंस और कॉल्स बंद कर रखी थी। मैंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा मुझे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन उस दिन फोन की रिंगटोन रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने पलटकर फोन उठाया और कॉलर देखा। मैं एक पल में आधा होश में आ गया। ये दादाजी का कॉल था। इतने सालों में हमेशा मैं ही उन्हें कॉल करता था। उन्होंने कभी खुद मुझे फोन नहीं किया। बुजुर्ग हमेशा डरते थे कि कहीं मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उनका कॉल देखते ही मेरा दिल घबरा गया। मुझे इंस्टिंक्टिवली डर लगा कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना गया हो। फोन कनेक्ट हुआ। उनकी कुछ बातें सुनने के बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली। दादाजी ने बताया कि घर के पास एक नया स्क्रैप कलेक्शन स्टेशन खुला है।
उन्होंने उनके जमा किए हुए पुराने सामान के बहुत अच्छे पैसे दिए। आगे से वो सब कुछ वहीं बेच सकते हैं। उनकी आवाज बहुत एक्साइटेड थी। 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग खुश होकर एक बच्चे जैसे लग रहे थे। दादाजी ने बहुत पैसे कमा लिए। पहले 1 महीने में जितना मिलता था उससे भी ज्यादा। पूरे कुछ 100 युआन मिले हैं। बेटा, मैं तुझे कुछ पैसे भेज देता हूं। तू अभी जवान है, तुझे ज्यादा मीट खाना चाहिए। दादाजी, मेरे पास पैसे हैं, मैं अच्छे से खा रहा हूं और गर्म कपड़े पहनता हूं। अच्छा अच्छा, मेरा अच्छा बच्चा। मुझे लगता है तू बहुत कमाल का है। तू खुद को कभी कम मत समझना। हमारा घर इतनी मुश्किल में होने के बाद भी तू यहां तक पहुंच गया। तू सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। अचानक मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी रोने की आवाज रोककर फोन काट दिया। मेरा नशा भी पूरी तरह उतर गया था। एक बार दिल खोलकर रोने के बाद मुझे लगा मेरा दिल धीरे धीरे दोबारा जिंदा हो रहा है। मैं अकेला नहीं था। मेरे पास अभी भी दादाजी थे। वो मेरा गर्व और उनकी उम्मीद था। उनके लिए मुझे दोबारा खड़ा होना ही था। इतनी सी चीज मुझे हरा नहीं सकती थी। मैं उस बेड से उठा जहां मैं इतने दिनों से पड़ा हुआ था। मैंने अपना चेहरा धोया और सीधा लेबोरेटरी चला गया। एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च मटेरियल चेक करना, थीसिस लिखना, सब कुछ दोबारा जीरो से शुरू किया। मेरी जिंदगी फिर से बिजी हो गई। मैंने अपना पूरा ध्यान रिसर्च में लगा दिया। कभी कभी तो टाइम का पता ही नहीं चलता था। लैब से बाहर निकलता तो रात हो चुकी होती थी। कभी कभी नींद इतनी आती कि वहीं लैब में सो जाता था। टेबल पर सर रखकर आधे नींद में मुझे लगा जैसे पास में कोई हल्की आवाज आ रही है। मैंने थककर आंखें थोड़ी खोली। मैंने देखा डीन मेरे डॉक्यूमेंट्स देख रहे थे। वो बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि मैं उठ गया हूं। डीन, ओह, तुम उठ गए? मैं घर जा रहा था। मैंने देखा लैब की लाइट अभी भी जल रही है, इसलिए अंदर देखने आ गया। सोचा नहीं था तुम यहीं सो गए होगे। एक्चुअली मैं थोड़ी देर रेस्ट करके कंटिन्यू करना चाहता था, लेकिन पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। ये सब तुमने किया है, बहुत अच्छा। लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है, डायरेक्शन भी सही है, थीसिस की स्ट्रिक्टनेस भी काफी अच्छी है। अचानक डीन से तारीफ सुनकर मुझे समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। मुझे याद है तुम मेरे ग्रेजुएट स्टूडेंट होना। वो थोड़ा रुके। अब से तुम डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करना। एसोसिएट प्रोफेसर ल्यू के अंडर रहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें गाइड करूंगा। उन्होंने ये बात बहुत नॉर्मल तरीके से कही, लेकिन मेरे लिए ये किसी इम्पॉसिबल सपने जैसी थी। डीन लेवल के इतने बड़े एक्सपर्ट बहुत टाइम से स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड नहीं करते थे। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो जल्दी घर जाओ। रिसर्च करते वक्त हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जो लोग तुम्हारी केयर करते हैं उन्हें परेशान मत करो। डीन चले गए, लेकिन मैं अभी भी शॉक में था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सपना है या सच। मैं सच में डीन के अंडर पर्सनली गाइड होने वाला हूं। डीन इंडस्ट्री के टॉप लेवल एक्सपर्ट थे। उनके साथ रहकर मिलने वाले रिसोर्सेज भी टॉप लेवल के थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आखिरकार मुझे प्रोफेसर ल्यू और जांग हाओ का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके घटिया चेहरे नहीं देखने पड़ेंगे। एंग्जाइटी और अंदर की टूटी हुई फीलिंग खत्म होने के बाद मेरी एफिशिएंसी पता नहीं कितने गुना बढ़ गई। कोई भी प्रॉब्लम होती, मैं सीधा डीन के पास जाता। वो हमेशा मुझे क्लियर गाइडेंस और डायरेक्शन देते। यहां तक कि उन्होंने इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करके मेरी एक्सपेरिमेंट्स के लिए फंडिंग भी अप्रूव करवा दी। मैंने अपना पूरा दिल और जान रिसर्च में लगा दिया। कई बार करेक्शन करने, मॉडिफाई करने और डेटा को बार बार कंपेयर करने के बाद काफी मेहनत और पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजरकर मेरी थीसिस फाइनली कंप्लीट हो गई। जब मैंने डीन को चेक करने के लिए दी तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, साइंस जर्नल में सबमिट कर दो, तुम फर्स्ट ऑथर होगे। मेरा मुंह शॉक में खुला का खुला रह गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुन लिया। एक सेकेंड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट का टॉप लेवल जर्नल में पेपर भेजना, ये तो कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मुझे लगा था कोई सिंपल सा जर्नल मिल जाए पब्लिश करने के लिए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तुम्हारा पेपर क्वालिटी में बुरा नहीं है, अगर इसे कोर जर्नल में नहीं भेजोगे तो क्या इसे कहानी सुनाने के लिए रखोगे? तुम जैसे यंग लोग रिस्क लेने से इतना डरते क्यों हो? इस एज में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, ब्रेक थ्रू करना चाहिए। जब डीन ने ये कह दिया तो मेरा दिल एक्साइटमेंट से भर गया। मैं बस बाहर निकलने वाला था, तभी उन्होंने मुझे वापस बुला लिया। एक और बात, आज रात हम दोनों टीचर स्टूडेंट साथ में डिनर करेंगे। उस रिसर्च के लिए मैंने तुम्हारी तरफ से पेटेंट अप्लाई कर दिया है। एक कंपनी उसे खरीदना चाहती है। उन्होंने 1,80,000 युआन ऑफर किया है। आज रात साथ चलकर नेगोशिएशन करेंगे। मैं लगभग डीन के सामने घुटने टेकने वाला था। ये सिर्फ एक हेल्पर नहीं थे, ये तो सच में जिंदा भगवान निकले।
पेटेंट सेलिंग की नेगोशिएशन बहुत स्मूथली हो गई। थीसिस सबमिशन के प्रोसेस में थोड़ी प्रॉब्लम्स आईं, लेकिन कुछ बार रिक्वायर्ड करेक्शंस करने के बाद कुछ टाइम बाद मुझे फाइनल रिस्पॉन्स मिल गया। साइंस ने मेरा पेपर एक्सेप्ट कर लिया था। स्टेटस कॉलम में एक्सेप्टेड वर्ड देखकर मुझे लगा जैसे मैं सपना देख रहा हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं सच में सेलेक्ट हो गया। जिस दिन थीसिस पब्लिश हुई उसी दिन पेटेंट के पैसे भी मेरे कार्ड में आ गए। डीन के ऑफिस से बाहर निकलते वक्त मेरा पूरा शरीर एक्साइटमेंट से भर गया था। हल्की हवा मेरे एक्साइटेड मूड को टच करते हुए गुजरी और ब्रांचेस पर लगे खूबसूरत स्प्रिंग फ्लावर्स को उड़ा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ, पता ही नहीं चला कब स्प्रिंग आ गया। हर तरफ फ्रेश ग्रीन बर्ड्स दिख रहे थे। ये ब्यूटीफुल स्प्रिंग सच में उम्मीद से भरा सीजन था, बिल्कुल मेरी अभी की जिंदगी की तरह। मैंने फोन निकाला, हूतू जुद्वान की प्रोफाइल पिक्चर ओपन की और बहुत देर तक चुपचाप देखता रहा। मैं ये खुशी उसके साथ शेयर करना चाहता था। उसने कभी कहा था कि मैं कर सकता हूं, आज मैंने सच में कर दिखाया था। लेकिन अब वो मेरे पास नहीं थी। रात को मैंने अपने कुछ क्लोज रूममेट्स को डिनर पर बुलाया। रेस्टोरेंट में घुसते ही मैंने देखा कोई ड्रंक आदमी वहां हंगामा कर रहा था। मैं रेस्टोरेंट चेंज करने वाला था, तभी मेरे रूममेट ने उसे पहचान लिया। ये शांघाओ नहीं है क्या? मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर देखा और शांघाओ ने भी मुझे देख लिया। तू है, ये सब जरूर तूने किया है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। अब खुश है ना तू? तू ही है, पक्का तू ही है। तूने और हूतू जुद्वान ने मिलकर मुझे फंसाया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है। मेरे रूममेट्स ने मिलकर उसे दूर किया, तब जाकर मुझे वहां से निकाला। सुना है इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप वाले मैटर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। शांघाओ की हालत देखकर लगता है कुछ तो हुआ है। और सुना है सीनियर शांग का ब्रेकअप भी हो गया है। बहुत बुरा हाल है उसका। ये सुनकर जैसे बिजली का झटका लगा। मेरा पूरा शरीर वहीं रुक गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे ब्रेकअप कर लिया, शायद स्कॉलरशिप वाले मैटर की वजह से, लेकिन डिटेल्स मुझे नहीं पता। उस पूरी रात मेरा मन बेचैन रहा। मैं फोन पकड़े हुए एक घोस्ट की तरह डॉर्मेट्री में इधर उधर घूमता रहा। कई बार मेरी उंगली ऐड फ्रेंड बटन के ऊपर रुकी, लेकिन मैं सेंड नहीं कर पाया। अगली सुबह डीन ने अचानक मुझे ऑफिस बुलाया। मुझे लगा कुछ तो अनयूजुअल है, और सच में अंदर जाते ही मैंने देखा सेक्रेटरी, प्रोफेसर लियू, शांघाओ, यहां तक कि हूतू जुद्वान भी वहां थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उससे दोबारा ऐसी सिचुएशन में मिलूंगा। मेरा दिल नर्वस हो गया। ग्रीटिंग करते वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था हाथ कहां रखूं। पता नहीं मेरा इल्यूजन था या नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था वो भी मुझे ही देख रही है। आज तुम्हें यहां बुलाने का रीजन गुये ग्रुप स्कॉलरशिप का मैटर है। इंस्टीट्यूट की इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग इसमें सच में कुछ अनफेयर एक्टिविटीज हुई हैं, और हम थैंक करना चाहते हैं गुये ग्रुप प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर हूतू जुद्वान को, जिन्होंने खुद एविडेंस कलेक्ट करके प्रोवाइड किया है। अब सच सामने आ चुका है। हमने डिसाइड किया है कि शांघाओ का अवार्ड कैंसिल किया जाएगा और स्कॉलरशिप मनी वापस ली जाएगी। दोबारा इवैल्यूएशन के बाद ये अवार्ड उस इंसान को दिया जाएगा जो सच में डिजर्व करता है। शाओशांग, वैसे ये हमारे इंस्टीट्यूट का इंटरनल मैटर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसे इंस्टीट्यूट के अंदर ही पीसफुली सॉल्व कर दिया जाए। इससे बड़ा इशू मत बनाओ, वरना इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन पर बुरा असर पड़ेगा। इंस्टीट्यूट के लीडर के रूप में ऑब्वियसली वो चाहते थे कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटा बना दिया जाए और छोटी प्रॉब्लम को गायब। इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप मैटर में फेयर डिसीजन लेना ऑलरेडी बहुत रेयर था। एक्चुअली मुझे ज्यादा डिमांड नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने पिछले आधे साल के बारे में सोचा, प्रोफेसर और शांघाओ ने जो मेंटल प्रेशर दिया, जो प्लेजरिज्म का झूठा इल्जाम लगाया, अगर ये सब इतनी आसानी से खत्म हो जाता तो मेरे अंदर की तकलीफ खत्म नहीं होती। जिस मोमेंट मैंने अपना सिर झुकाया, तभी अचानक हूतू जुद्वान की आवाज आई। इस मैटर में जांग हैंग विक्टिम है। मुझे लगता है पहले उसकी सोच सुननी चाहिए। पूरा ऑफिस एकदम साइलेंट हो गया। तीजवान, तुम इसकी इतनी हेल्प कर रही हो? क्या तुम मुझे बर्बाद करके ही खुश होगी? जैंग हाउ ने गुस्से में आंखें बड़ी कर लीं। उसके मुंह से अब भी अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। शाओ जैंग, बताओ तुम क्या सोचते हो? मैंने डीन की तरफ देखा, फिर हू तीजवन की तरफ देखा। उसकी आंखें जेंटल लेकिन फर्म थी। उनके अंदर एनकरेजमेंट भरा हुआ था, जिसने मेरे दिल को भी शांत कर दिया। जैंग हाउ ने मुझ पर प्लेजरिज्म का झूठा इल्जाम लगाया और इंस्टीट्यूट में मेरे अगेंस्ट फेक कंप्लेंट सबमिट की। मेरी डिमांड है कि वो पब्लिकली मुझसे अपॉलॉजी मांगे और इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑफिशियल पनिशमेंट एक्सेप्ट करे। और लियू आन यू के बारे में, उन्होंने स्टूडेंट्स को सप्रेस किया, उनका काम चोरी किया और स्टूडेंट्स से ब्राइब भी ली। उनकी टीचर एथिक्स पूरी तरह खराब हो चुकी है। वो अब प्रोफेसर गाइड बनने के लायक नहीं है। ये मैटर सच में हैंडल करना इजी नहीं है। जल्दी जैंग हंग से सॉरी बोलो। लियू आन यू चाहे मन से रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती एक स्माइल लाकर मुझे देखकर बोले, जैंग,
यूजुअली मैं सच में थोड़ा स्ट्रिक्ट रहा हूं, लेकिन मैंने कभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन या सप्रेशन नहीं किया। शायद ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है। स्कॉलरशिप वाले मैटर में भी मेरी गलती है। मैंने प्रॉपरली वेरीफाई नहीं किया, जिसकी वजह से तुम्हें सफर करना पड़ा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी नजर जैंग हाओ की तरफ कर दी। सॉरी, मुझे तुम्हारी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। मैं ऐसी अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करता जिसमें सिंसियरिटी ही नहीं है। अगर तुम्हें सच में रिग्रेट नहीं है तो मैं ये मैटर इंटरनेट पर डाल दूंगा, फिर करोड़ों नेटिजन्स डिसाइड करेंगे। अरे अरे, इतना इंपल्सिव मत हो, बैठकर बात करते हैं। हर चीज डिस्कस हो सकती है। हर बात पर इंटरनेट पर डालने की क्या जरूरत है? हमारा इंस्टीट्यूट सॉल्व कर सकता है। बिल्कुल सॉल्व कर सकता है। अगर ये मैटर सच में इंटरनेट पर वायरल हो गया तो ये सिर्फ अंदर ही अंदर सॉल्व करने वाली बात नहीं रहेगी। अगर इशू बड़ा हुआ तो सिटी इंस्पेक्शन टीम जरूर इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाएगी। सेक्रेटरी ने दांत बींच लिए और एक ऐसा एटीट्यूड दिखाया जैसे अब बचाना पॉसिबल नहीं है। लियू आन यू भी पैनिक हो गए। उनका सुपीरियर एटीट्यूड गायब हो गया। वो मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़ लिया। लग रहा था बस रोने वाले हैं। जैंग, मैं टीचर गलत था, मुझे माफ कर दो। मेरा पूरा परिवार मुझ पर डिपेंड करता है। मुझे छोड़ दो। सॉरी, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जैंग हाओ भी ये सीन देखकर डर गया। उसे मैटर की सीरियसनेस समझ आ गई। उसका पूरा एरोगेंट एटीट्यूड गायब हो गया। जूनियर ब्रदर, सीनियर ब्रदर गलत था। याद करो, पहले मैंने तुम्हारी भी हेल्प की थी। इस बार प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरा दिल बिल्कुल नहीं पिघला। मैंने बस सेक्रेटरी की तरफ देखा और उनके डिसीजन का वेट किया। उन्होंने देखा कि डीन और हूतीज वन में से कोई उनके लिए कुछ नहीं बोल रहा है। फिर उन्होंने दांत बींचकर कहा, जैंग हाओ को मेजर पनिशमेंट दिया जाएगा। पूरे स्कूल में नोटिस के थ्रू क्रिटिसिज्म अनाउंस किया जाएगा। साथ ही उसके सारे एकेडमिक और कंडक्ट अवार्ड्स वापस लिए जाएंगे। डायरेक्ट ग्रेजुएट एडमिशन क्वालिफिकेशन कैंसिल की जाएगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो डायरेक्ट एक्सपेल कर दिया जाएगा। लियू आन यू को सस्पेंड किया जाएगा। ब्राइब लेने का मैटर पुलिस डिपार्टमेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया जाएगा। दोनों वहीं जम गए, जैसे उनकी रूह निकल गई हो। वो कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़े। थोड़ी देर बाद दोनों रोते हुए मुझसे रिक्वेस्ट करने लगे। मैं उनके साथ और उलझना नहीं चाहता था। मैंने इंस्टीट्यूट लीडर्स से परमिशन ली और बाहर निकल गया। एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग से बाहर आकर स्प्रिंग की हवा के बीच खड़े होकर मैंने गहरी राहत की सांस ली। पिछले आधे साल से मेरे दिल में जमा सारा कचरा इस मोमेंट फाइनली साफ हो गया था। मेरा पूरा शरीर बहुत हल्का फील हो रहा था। हूतीज वन भी बिल्डिंग से बाहर आ गई। मैंने उसे थैंक यू कहा। उसने मुझे एक हल्की मिस्टीरियस स्माइल के साथ देखा। अगर मैं कहूं कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं गू यूए ग्रुप के स्पॉन्सरशिप प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं और मुझे सच इन्वेस्टिगेट करना था, तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं, तो क्या तुम बिलीव करोगी? मैं काफी देर तक चुप खड़ा रहा। समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। इडियट। ऑपोजिट मीनिंग वाली बात भी समझ नहीं आती। तो तुम और जैंग हाओ? मैं काफी देर हेजिटेट किया, लेकिन फिर भी पूछ लिया। वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया। मेरी चॉइस इतनी बुरी नहीं है। जिसे मैं पसंद करती हूं वो दुनिया का सबसे आउटस्टैंडिंग लेकिन सबसे ज्यादा स्टूपिड लड़का है। ये कहकर उसने मुझे प्यार से घूरा और सीधा आगे चलने लगी। उसकी बैग देखते हुए वो इमेज धीरे धीरे उस सीन से मिलने लगी जब स्कीइंग के वक्त मैं उसकी प्रोटेक्शन कर रहा था। तब मुझे अचानक याद आया, मेरा स्कीइंग इक्विपमेंट अभी भी हूतीज वन के घर वाले अपार्टमेंट में पड़ा है। पिछले कुछ टाइम में इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि मैं कार तक भूल गया था। मैं उसके पीछे गया और उससे एक्सप्लेन किया। फिर वो मुझे लेने के लिए वापस ले गई। उससे कांटेक्ट टूटने के बाद मैं कभी दोबारा इस अपार्टमेंट में नहीं आया था। घर की अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं बदली थी, लेकिन क्योंकि हूतीज वन यहां शिफ्ट हो गई थी, इसलिए घर में थोड़ी लाइफ वाली फीलिंग आ गई थी। मेरी मॉम ने सब क्लीन करके स्टोरेज रूम में रख दिया है। तुम खुद जाकर ले लो। तुम्हें रास्ता पता है ना? मैंने सर हिलाया। मैं यहां काफी टाइम रहा था, इसलिए रूम्स का लेआउट मुझे पता था, लेकिन स्टोरेज रूम में मैं कभी नहीं गया था क्योंकि अंदर एक्सपेंसिव वाइन्स और वैल्यूएबल कलेक्शंस रखे हुए थे। इतनी बाउंड्री सेंस तो मेरे अंदर थी। मेरा स्कीइंग इक्विपमेंट नीटली क्लीन करके कबर्ड में रखा था। मैंने उसे निकाला, फिर ऊपर देखा तो ग्लास केस के अंदर एक ट्रॉफी रखी थी। मैं क्यूरियस होकर पास गया। ट्रॉफी के बेस पर एक लाइन लिखी थी, 2018 नेशनल डबल स्कीइंग चैंपियन। ट्रॉफी के पास एक सर्टिफिकेट भी रखा था। उस पर क्लियरली चैंपियन का नाम लिखा था, हूतीज वन। मेरे दिमाग में जोर का झटका लगा। मैं वहीं स्टैचू की तरह खड़ा रह गया। रुको, वो बिगिनर नहीं थी, वो तो स्कीइंग चैंपियन थी। फिर उसने मुझसे स्कीइंग सीखने के लिए क्यों बोला? और पहली बार स्कीइंग करते वक्त वो क्लियरली इतनी क्लमजी लग रही थी।
ऊपर से सीधा मुझसे टकरा भी गई थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक थॉट चमका और मुझे अचानक सब समझ आ गया। मैंने स्कीइंग का सामान नीचे फेंका और सीधा बाहर भाग गया। तुजवन फ्रूट्स काट रही थी। मुझे ऐसे भागते हुए देखकर जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो, उसने जल्दी से पूछा क्या हुआ। फिर जब उसने मेरे हाथ में सर्टिफिकेट देखा तो उसे भी सब समझ आ गया। हम दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने सर्टिफिकेट ऊपर उठाया और बोला, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हें क्लियरली स्कीइंग आती थी, फिर भी तुम जानबूझकर मुझसे टकराई। पता नहीं क्यों ये बात बोलते वक्त मेरी आवाज थोड़ी कंप्लेन करने वाली लग रही थी। हाँ, मैंने जानबूझकर किया था। किसने कहा था झांग हाउ से? मैंने उसे कई बार बोला था कि वो हम दोनों की सेटिंग करवा दे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। इसलिए मुझे खुद ही कुछ करना पड़ा। तुम्हारा और झांग हाउ का क्या रिलेशन है? मैं और झांग हाउ हाई स्कूल के क्लब से एक दूसरे को जानते हैं। हमेशा से बस नॉर्मल फ्रेंड्स ही रहे हैं। बाद में वो मेरे ग्रैंडफादर का ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गया, इसलिए धीरे धीरे कांटेक्ट ज्यादा होने लगा। उस टाइम उसने मुझे एक सेमिनार अटेंड करने बुलाया था। उसने कहा था कि वो प्रेजेंटेशन देने वाला है। तब मुझे समझ नहीं आया। अब सोचती हूं शायद वो मुझे अपना बेस्ट साइड दिखाना चाहता था। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस सेमिनार में एक और इंसान होगा जो मेरा ध्यान खींच लेगा। मैं? सेमिनार खत्म होने के बाद मैंने उससे तुम्हारे बारे में पूछा। मुझे पता चला तुम दोनों सेम रिसर्च ग्रुप में हो, इसलिए मैंने उसे बोला कि वो हम दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दे। उसने मुंह से तो हाँ बोल दिया, लेकिन कभी कुछ किया नहीं। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे खुद ही एक्शन लेना पड़ा। तो बात ये थी। मैं सुनते सुनते सब समझने लगा। इसलिए सेमिनार के बाद झांग हाउ का एटीट्यूड मेरे लिए अचानक बदल गया था। वो हमेशा मुझे टारगेट करना चाहता था। सब इसी वजह से था। उसने गॉडेस के करीब जाने का चांस ढूंढा था, लेकिन रिजल्ट में उसका ही साथी उससे आगे निकल गया। गुस्सा तो आना ही था। बाद में जब मैं रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफिस मीटिंग के लिए गई तो वो मेरे ग्रैंडफादर के सामने बहुत केयरिंग बन रहा था। ग्रैंडफादर को लगा वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे भी समझ आ गया था कि वो मुझे परस्यू करना चाहता है, इसलिए मैंने उससे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया। इसलिए हॉस्पिटल वाले दिन जब तुमने बोला तुम लियू आन यू के स्टूडेंट हो और तुम्हारा सरनेम झांग है, तो मेरी मॉम को लगा तुम वही लिटिल झांग हो जिसके बारे में डीन ने बताया था। ये सच में फनी था। कितना बड़ा कोइंसिडेंस था। ये झांग वो झांग नहीं था। झांग हाउ ने जितनी बार मुझे फंसाने की कोशिश की, हर बार गलती से मुझे ही फायदा मिल गया। अब समझ आया, जब उसने सुना कि मैं सच में तुजवन को डेट कर रहा हूं तो वो इतना पागल क्यों हो गया था। मुझे लगा तुम सच में मेमोरी लॉस्ट हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें पता है, झांग हाउ की स्कॉलरशिप में प्रॉब्लम है, इसलिए तुमने एक्सपोज नहीं किया, बल्कि चांस लेकर सीक्रेटली एविडेंस कलेक्ट करती रही। तो मतलब तुम्हें कभी मेमोरी लॉस नहीं हुआ था। तुम सच में एक वुडन हेड हो। तुम्हारी प्रॉब्लम्स अब सॉल्व हो गई हैं। जल्दी अपने ग्रैंडफादर को कॉल करो, वरना वो ओल्ड मैन तुम्हारी टेंशन करेगा। उसके याद दिलाने पर मैंने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन 2 नंबर प्रेस करते ही मेरा हाथ रुक गया। तुम्हें कैसे पता? तुम मेरे ग्रैंडफादर से मिली हो? अब समझा। वो स्क्रैप कलेक्शन स्टेशन तुमने ही अरेंज करवाया था ना? उस टाइम ग्रैंडफादर ने बोला था कि वो मार्केट से कई गुना ज्यादा प्राइस दे रहे हैं। मैं भी उस वक्त परेशान था, इसलिए ज्यादा नहीं सोचा। लेकिन इतनी अच्छी चीज अचानक ग्रैंडफादर के साथ कैसे हो सकती थी? तो तुमने ही किसी को ग्रैंडफादर का ध्यान रखने बोला था ना? मैं जो कर सकती थी बस वही किया। तो उस दिन ग्रैंडफादर का फोन जब उन्होंने तुम्हें कॉल किया था, मैं उनके पास ही थी। मैंने उन्हें बताया था कि तुम थोड़ी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो। अगर वो तुम्हें थोड़ा इंकरेज करेंगे तो तुम जरूर फिर से एनर्जी से भर जाओगे। मेरा दिल जैसे गर्म पानी में डूब गया। मेरी आंखें तुरंत लाल हो गईं। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। मैं कितना लकी था कि मुझे दुनिया की सबसे काइंड फेरी मिल गई थी। क्या डीन को भी तुमने कन्विंस किया था? मैंने सिर्फ उनसे कहा था कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। फाइनली उन्होंने तुम्हें पर्सनली गाइड करने का डिसीजन लिया क्योंकि उन्होंने तुम्हारा पेपर पढ़ा था। तुमने अपने एक्शन से प्रूव कर दिया कि हम गलत नहीं थे। तुम इंस्टीट्यूट की पिछले कई सालों में पहले ग्रेजुएट स्टूडेंट हो जिसका पेपर टॉप साइंस जर्नल में पब्लिश हुआ है। तुम्हें पता है, उस टाइम मैं ये न्यूज सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता था। मुझे ऑब्वियसली पता है, मैं हमेशा तुम पर नजर रखती थी, वरना अगर थोड़ा भी केयरलेस होती और कोई लड़की कहीं से आकर मुझसे तुम्हें छीन लेती तो लॉस मेरा नहीं होता क्या? मेरी आंखों के आंसू रुक गए और मैं हंस पड़ा। कौन सी लड़की मुझे अट्रैक्ट करेगी? मेरे घर की कंडीशन इतनी डिफिकल्ट है। नॉर्मली पैसे कमाने की टेंशन रहती है, किसी को खिलाने पिलाने या घुमाने का टाइम कहाँ है। ऊपर से मेरा नेचर भी बोरिंग है। इतने सालों में किसी लड़की ने मुझे देखा तक नहीं। सिर्फ वो थी जो मुझे एक ट्रेजर की तरह ट्रीट करती थी। सारे क्वेश्चंस पूछ लिए,
बस एक लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, पूछो। आज मैं तुम्हें सब क्लियरली बता दूंगी। जब तुम हॉस्पिटल में अभी होश में नहीं आई थी, तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड समझा। मुझे लगा वो तुम्हारे रिलेशनशिप में होने से बहुत खुश थी, और वो स्पेशली डर रही थी कि हम ब्रेकअप ना कर ले। मुझे मॉम के मना करने का डर थोड़ी था। क्या जरूरी है कि रिलेशनशिप सिर्फ सेम स्टेटस वाले लोगों में हो? इसलिए मैंने मॉम से झूठ बोला था कि मैं लेस्बियन हूं, मुझे एक सीनियर गर्ल पसंद है और मैं उसके साथ फॉरेन जाकर शादी करने वाली हूं। क्या? मेरी मॉम इस बात की वजह से ना ठीक से खा पाती थी ना सो पाती थी। इसलिए बाद में जब ग्रैंडफादर ने बताया कि फाइनली मेरा बॉयफ्रेंड बन गया है, तो तुम्हें पता भी नहीं मेरी मॉम कितनी खुश हुई थी। उन्हें लगा मैं फाइनली सही रास्ते पर वापस आ गई हूं। आज हॉस्पिटल में जब उन्होंने देखा कि तुम इतने केपेबल और एक्सीलेंट हो, तो वो तुमसे और भी ज्यादा सेटिस्फाइड हो गई। ऑब्वियसली वो हमें ब्रेकअप करने नहीं दे सकती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका दिल दोबारा ना टूट जाए अगर मैं सच में उस सीनियर गर्ल से शादी कर लेती तो। मैं सच में अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया। मैं इतना जोर से हंसने लगा कि लगभग मेरी सांस रुकने वाली थी। वो सच में बहुत ज्यादा नॉटी और क्लेवर थी। वो भाग कर आई और अपने हाथ से मेरा मुंह बंद कर दिया ताकि मैं हंसना बंद कर दूं। मैंने मौका देखकर उसे खींच लिया और सीधा अपनी बाहों में भर लिया। लिहुआ स्की रिजॉर्ट कुछ ही दिनों में बंद होने वाला है। क्या तुम स्कीइंग करने जाना चाहोगे? बिल्कुल। चलो एक रेस करते हैं। तो फिर तुम्हें पूरी कोशिश करके मेरा पीछा करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी पूरी जान लगा दूं फिर भी तुम तक ना पहुंच पाया तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।